दोस्तों एक दूसरी ट्राई कर रहा हूं अब। आई होप आपको अब मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है। प्लीज़ कोई मुझे थम्स अप दे दीजिए इफ़ यू कैन हियर मी नाउ, क्योंकि पहले जो मुझे बताया गया वो ये कि हमारी कनेक्शन ठीक नहीं है और आपको आवाज़ सही नहीं आ रही। अब आ रही है? आई होप अब आपको आवाज़ आ रही है। थम्स अप दे दीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। ओके जी, कोई थम्स अप आ गए हैं। फैंटास्टिक। ओके राइट जी, कॉल आ रही है। चले जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आपको मेरी आवाज़ फेसबुक पे भी और यहाँ पे भी क्लियर आ रही है जी? आप तो ऐसे आ रही जैसे आप सामने बैठे हैं। एक्सलेंट, बहुत अच्छा। चलें जनाब, बताइए, हाउ कैन आई हेल्प? भाईजान, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी वाइफ के साथ 2011 में यहाँ पे आया था। ठीक। तो 2012 से मेरा केस पेंडिंग था। हाँ। तो मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, अब एक 3 साल का, एक 1 साल का है। तो अभी इस जनवरी में ना मेरी अपील अलाउ हुई थी ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 8 पे और टॉइक पे। ठीक। मेरा टियर 4 पे आए थे हम दोनों, मियां बीवी का, मैं डिपेंडेंट था जी। अब होम ऑफिस ने हमें सिर्फ 2 महीने का वीजा दे दिया था। ठीक। उसने सिर्फ एक चीज उठा ली जज की कि इनको यहाँ पे लिमिटेड लीव टू रिमेन दी जाए ताकि ये आगे बढ़ सके ना। लेकिन हमारी आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट पे भी अपील आ हुई थी। अब हमारे लॉयर ने जुडिशियल रिव्यू किया। अच्छा। तो 8.5 साल हो गए हमें। तो आपका क्या ख्याल है कि जज हमें देखेगा? जज आपको देखेगा क्या मतलब? जज ने देख लिया भाई आपको, आपको अपील अलाउ कर दी जज ने, आपको स्टेटस मिल गया उसके ऊपर। लेकिन अभी तो हमें 2 महीने का दिया ना। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको क्या मिलना चाहिए? 2.5 साल का मिलना चाहिए था ना। आर्टिकल 8 पे भी अपील अलाउ हुई थी ना। अच्छा, नहीं, आर्टिकल 8 पे जज ने अगर आपको कहा है कि आपकी अपील, वो इसलिए अलाउ कर रहा है कि आपको मौका मिलना चाहिए था या आपका गैप नहीं आना चाहिए था। ये जो आपको 2 साल की 2 महीने की लीव दी जाती है वो इसलिए होता है कि आप किसी और कैटेगरी में स्विच कर सकें जी। उसका मतलब ये नहीं, देखें बच्चे आपके भी बहुत छोटे हैं, आपको भी इतना टाइम नहीं गुजरा यहाँ पे कि ये कहा जा सके कि जी आपने 20 साल गुजार ली हैं। सो जब वो सारी चीज़ें आपके ऊपर नहीं आती तो आप किस बेस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आर्टिकल 8 पे आपको 10 साल के रूट पे डाल दिया जाएगा? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन जी। सो आपको जो चीज़ समझनी है वो ये कि आपके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो क्वालिफाइंग चिल्ड्रन नहीं बने, उनके अभी 7 साल कंप्लीट नहीं हुए। आपके ऐसे कोई और सर्कमस्टांसेस नहीं हैं जिसके बेस पे जज आपको कहता कि जी आर्टिकल 8 पे मैं फ्लैटली आपको अलाउ कर रहा हूं। सो दैट हैज नॉट हैपन। सो द ओनली थिंग दैट कैन हैपन इज कि होम ऑफिस आपको इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको कोई लीव दे दे ताकि आप स्विच कर सकें। आपको जो चीज़ करनी चाहिए सर वो फौरी तौर पे अपनी लीव कोई अप्लाई कीजिए, किसी और कैटेगरी के अंदर, कोई स्टूडेंट वीज़ा है, कुछ भी है, जो भी आपने पढ़ना है उसके लिए अप्लाई कीजिए ताकि आप अपने 10 साल किसी तरह से कंप्लीट कर सकें। अगर आपके 10 साल लीगली कंप्लीट हो जाते हैं और आपका वो सारा टाइम लीगल काउंट हो जाता है तो उसकी बेस पे आपको इंडेफिनेट लीव मिल जाएगी। ये जो 2.5 साल वाली आप उम्मीद लगा के बैठ गए हैं, ये मेरा ख्याल है गलत होगा। यहाँ पे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है आपकी। अच्छा, बहरहाल जो अपना हमारा सोलिसिटर है उसने मेरी ना आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स पे एक एप्लीकेशन कर दी। ठीक है। और मेरी वाइफ का जुडिशियल रिव्यू कर दिया। वो बड़ा होपफुली है कि आपको ना, चलिए अल्लाह करे जी, अल्लाह करे, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वैसा ही हो और आपका काम हो जाए, लेकिन मुझे थोड़ा अनलाइकली लग रहा है इसलिए कह रहा हूँ। मुझे आखिरी क्वेश्चन ये है कि भाईजान अगर जुडिशियल रिव्यू करो तो फिर एप्लीकेशन नहीं कर सकता? वो बता। नहीं कर सकते जी, जुडिशियल रिव्यू इज नॉट अ लीव टू रिमेन एप्लीकेशन। सो आप जुडिशियल रिव्यू और लीव टू रिमेन एप्लीकेशन दोनों साइड बाय साइड कर सकते हैं। दे आर नॉट बोथ साइमल्टेनियस लीव टू रिमेन एप्लीकेशंस। ओके। तो मेरा सोलिसिटर कह रहा था कि अगर आप लीव टू रिमेन के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो होम ऑफिस कहेगा कि आप इनकी तो एप्लीकेशन। आई एम सॉरी जी, मैं आपके सोलिसिटर के साथ अग्री नहीं करता इस पॉइंट के ऊपर, बिकॉज मेरे लिए जो कानून है वो बिल्कुल क्लियर है। लीव टू रिमेन एप्लीकेशन आप एक वक्त में एक डाल सकते हैं। आपकी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन अगर चल रही है तो वो लीव टू रिमेन एप्लीकेशन नहीं है। सो यू कैन पुट अ लीव टू रिमेन एप्लीकेशन एंड अ जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। ठीक है जनाब, चलिए, यू आर वेलकम जी। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, चलें, आप अपने जो सवाल पूछें अगर आप पहले से सोच लीजिए उनको और क्लियरली आप उसको फॉर्मुलेट अगर कर लें तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, बिकॉज फिर आपका डायरेक्ट सवाल आता है, मैं उसको डायरेक्ट जवाब दे सकता हूं और उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकता हूं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप सुना? ठीक है अल्लाह का शुक्र जी, बताइए सर। क्विक कॉल, मैं जो है ना इंडेफिनेट, मेरे 10 इयर्स कंप्लीट होंगे जनवरी में, तो मैं इंशाल्लाह अप्लाई करने का, तो मेरी बेसिकली वाइफ और बेबी जो है ना वो डिपेंडेंट है। तो सर मैं पहले मेरा इंडेफिनेट अप्लाई करके
फिर उसके बाद उनको अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके डिपेंडेंट चल रहे हैं, तो अगर आपका लीगल स्टेटस चल रहा है और आपने उनका लीगल स्टेटस तोड़ दिया तो मसला हो जाएगा ना जी। अच्छा, सो ये उनका स्टेटस कब तक का है? उनका स्टेटस अप्रैल तक का है। अप्रैल तक का, बस ठीक है। फिर आपके जनवरी में टाइम कंप्लीट हो रहा है, आप अपना इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कीजिए। जब आपका इंडेफिनेट हो जाता है, क्योंकि उनका स्टेटस अप्रैल तक चल रहा है, तो वो ओवरस्टेज नहीं होंगे। सो जैसे ही आपका स्टेटस होता है, यू बिकम अ पर्सन प्रेजेंट सेटल्ड इन द यूके, उसके बेस पे आप उनके लिए अप्लाई कर दीजिएगा साथ। सर और एक चीज इसमें ये है कि मुझे स्पाउस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी 80,000 वाली? जी आप दोनों चीजें कर सकते हैं। आप 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी करके भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आप उनको 5 ईयर के रूट पे डाल सकते हैं। दूसरी सूरत ये होती है कि अगर आप उनको नहीं मीट कर सकते रिक्वायरमेंट्स को, देन यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस कि आपकी एक फैमिली लाइफ चल रही है और इस फैमिली लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, तो आपको 10 साल के रूट पे डाल दिया जाएगा। अच्छा, या फिर मेरे और मिसेस की सैलरी मिलाकर 18,600 अगर होते हैं तो फिर ठीक है सर? जी देन दैट्स फाइन जी। लेकिन आपके साथ बच्चे कितने हैं? एक ही है बेबी। एक ही बेबी है, तो फिर आपको 18,600 नहीं करना होगा। बच्चा आपका यही पैदा हुआ होगा? नहीं नहीं, बैक होम, तो फिर आप उसको रजिस्टर नहीं करा सकते एज अ ब्रिटिश नेशनल जब आपको इंडेफिनेटली मिलती है। तो आपको उसके लिए भी करना होगा, तो आपको 22,400 की रिक्वायरमेंट शो करनी होगी, नॉट 18,600। अच्छा, 22,400 की? जी, बिकॉज एक बच्चा भी है ना आपके साथ जो आपका डिपेंडेंट होगा, इसलिए। तो मेरे और मिसेस की पे मिला के अगर 22,800 हो जाती है देन दैट्स फाइन जी, नो प्रॉब्लम। सर मेरा जब इंडेफिनेट हो जाता है, इनका कटल तो नहीं होता ना वीजा? नहीं जी, कर्टेल नहीं होता। नहीं, उनका कर्टेल नहीं होगा। जब आपकी इंडेफिनेट लीव हो जाती है तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं स्विच करने के लिए। ओके सर, ओके, यू आर मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। ओके जी, हाफिज। चलें जी, दिस इज अ गुड एग्जांपल जी। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको साथ ही जवाब दे देता हूं, फिर कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होती जी। हेलो हेलो जी जी ਸਰ ਮੇਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ 7 ਇਅਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, 7 ਇਅਰਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? देखो जी, होम ऑफिस की बादशाहत है। होम ऑफिस जो करना चाहे कर देता है। कई दफ़ा एप्लीकेशन 3 महीने 4 महीने च आ जाती है, कई दफ़ा वो साल भी ला देंगे ने। हुण तुहाडा टाइम चल रहा है। मैं अपने क्लाइंट्स को जो सजेशन देना, मैं कहना जी तुसी अपनी सेम डे सर्विस ते जाके काम करा लो, क्योंकि जाहिर है ठीक है तुसी ऐदा इंतजार कर रहे हो, तुसी फीसां भी दित्तियां, सारा कुछ किया। एक तो यह चीज़ है कि तुसी इंतजार करो, ठीक है, तुसी कंप्लेंट पाओ, उन्होंने अपने MP ਨੂੰ कॉन्टैक्ट करो, तुसी उन्होंने बार-बार लैटर भेजो कि जी साडा जवाब दो, साडा जवाब दो। एक तो यह तुसी काम कर सकते हो। दूसरा काम यह कर सकते हो कि जी तुसी कहो कि नहीं, इन्ना देर इंतजार करने के बाद मैं होर इंतजार नहीं करना चाहती, तो मैं एप्लीकेशन पाना चाहती हूँ। अगर एप्लीकेशन पानी है तो फिर तुसी आराम नाल सेम डे सर्विस ते जाके अब तक काम करा लो। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, 9 ਮੰਥਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਚਲੋ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। हाँ, मैं समझना जी। मैं सिर्फ तुसी कल्ले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं। मेरे अपने क्लाइंट्स ऐसे बहुत सारे ने जिन्होंने पिछले साल एप्लीकेशंस पाई हैं ते अजे तक इंतजार कर रहे हैं। तो वो जो मैंने कॉन्टैक्ट करने हैं तो मैं उन्होंने यही चीज़ कहना कि जी असी हर तरह का जोर ला के देख लिया। उन्होंने रिमाइंडर्स भेजना, उन्होंने कंप्लेंट्स करना, सारा कुछ करना। होम ऑफिस का एक जवाब आता कि जी साढ़े को बड़ा रश है, जदों साढ़े को टाइम होएगा, तुहाडा मैटर कॉम्प्लीकेटेड है, तो फिर असी तुहानूं जवाब देवांगे। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ इंतजार ही करना पै रहा है तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। अगर तो ਤੁਸੀਂ इंतजार करना पसंद करते हो या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ इंतजार ਦਾ, तो फिर ਤੁਸੀਂ इंतजार करते हो। दूसरी चीज़ मैं ਜਿਹੜੀ कहना, ਆਪਣਾ ਇਹ ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈਂਡਲ। हाँ जी, ਇਹ ਚ ਸ਼ੋਰ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੇਮ ਡੇ ਚ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੇਮ ਡੇ ਸਰਵਿਸ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਟਵਾਈਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਡੇ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਵਾਈਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟੋਇਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਰਾਸਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੀ ठीक है, ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ बिल्कुल जी, नो प्रॉब्लम, ओके, ऑलराइट जी, थैंक यू सर, you're welcome जी, you're welcome। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। जी हेलो। Hello, Ali bhai. It's Salman here. जी सलमान। Basically applied for an asylum back in February time. Asylum back in February, okay, Back in February 2019. right, Then what has happened is after 6 months, well, they took the interview straight away. yeah, And after 6 months down the line, like back in June, what they did, back in August, sorry, not in June. okay, back in August was just about 7 days ago, right, 7 days ago, that's right. I mean, that's like 13th of August. okay, fine, What they have done is, they have given me a right to study in any of the institutions in the UK. okay, Then what I did right after 5 days. Salman, I'm sorry, I'm going to have to ask you to please be more concise, get directly to the point. We are on a phone call, we are on a session here, so please get to the point. Yes, Okay, that's fine. Now the point is, they have written on my reporting papers that you're allowed to study. right, And when I apply to university, they're refusing the admission. They're saying like, we have to comply with UKPA regulations, blah right, blah blah. yes, Now I'm confused. I'm tied in the middle, right? On one side, Home Office is saying that you can study in the Yes. UK, and on the other side, those universities are saying that that doesn't comply with our regulations or Home Office regulations. Right. Blah, blah, blah. yes. So I just need your advice, like what's the way forward? Salman, the simple thing is the most common sense thing in this. Simple thing to do is, if the university has replied to you that we are not going to accept this letter from the Home Office saying that you are allowed to study, then you take that letter and you go for your reporting wherever you go and wherever you got your permission from. You go take that letter to them and you ask them to give you another letter which confirms that the university can take you and that they will not be in breach of any Home Office regulations. I've already done that, and what has happened is, they seem to don't know anything about, issuing me a letter. They said, we won't issue you any letter. Well, that's the problem with the Home Office. They will only give you whatever they do. So if you're going for reporting, it'll just say on the reporting letter that you're allowed to study. So then you take that to the university, and it's a matter of arguing, my friend. It's not a matter of a legal question being asked, because it's not a legal question. It's a practical issue. There are idiots sitting in the Home Office, and I'm sure there are idiots sitting elsewhere as well, including the universities. So they can make mistakes, they can make blunders, and sometimes you just have to knock them on the head with a hammer of some sort. I mean, a proverbial hammer, not a real hammer. So you sometimes have to do this and knock some sense into them. So go there, sit there, and argue your case out. You've got an asylum ARC card, you have your paper with the Home Office saying that you are allowed to study, and sit with them and say, well, on what basis are you saying that I can't? And if they say that we can't do it because we are in breach of Home Office regulations, then you ask them to confirm it with the Home Office. Because as far as you are concerned, you have discharged your burden of proof by giving them a paper, a letter from the Home Office which confirms that you're allowed to study. Now, once you have done that, there is no reason why the university should be stopping you from studying. Because if they're worried about their sponsorship license being cancelled, then they should make inquiries and say, are we okay to take this paper as confirmation that this man can study in the UK? Fantastic. Okay. All right. Okay, thank you. So go with some confidence and go and knock them up. All right. Okay. Not knock them up, actually that's the wrong phrase to use. Knock them on their heads. Okay, anyway. All right, G. Okay, bye. Okay, knock them up is a wrong phrase to use. Ugly call lete hai ji. By the way, this call shows up. If you want to ask a question in English, there's no problem. I can speak to you in English, in Urdu, and Punjabi. So, inshallah, hopefully, soon I'll be doing an English session as well. G, hello. हेलो सर, मैंने बात करनी थी अभी मुझे FP पे ना वीजा अलाउड मिला है ना। अच्छा जी। तो अभी मैंने वो मिले को मुझे होम ऑफिस
से लेटर आई है 31, लेटर को 2 वीक्स हो गए और उस पे जो डेट डाली वो 31 जुलाई डाली हुई है उन्होंने ना। अच्छा, तो अभी मुझे कोई वीआरपी कार्ड और पासपोर्ट कुछ भी नहीं वापस आया ना। ठीक है। आपको लेटर कब आया है? हाँ जी, आपको लेटर कब मिला है जो स्टेटस ग्रांटिंग लेटर मिला है? वो मुझे 2 वीक्स हो, अभी 10 डेज उस पे लिखा हुआ है। अब आज 11 डेज हो गए हैं ना। आज 11 डेज हो गए। अच्छा चलो ठीक है। और आपको अभी तक बीआरपी कार्ड नहीं आया, राइट? नहीं। अच्छा, सो अब आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं उनको कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ, अगर वो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा, और जो उनका डिसीजन उस लेटर पे लिखा वो तो 31 जुलाई लिखा है। ठीक। पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा ये है कि मेरी बच्ची बॉर्न हुई अभी 1 मंथ की है, जी। फिर मुझे अभी स्टेट पे मुझे उसका वीजा लेना पड़ेगा कि मैं अभी नेक्स्ट एक्सटेंशन पे ले लूँ? ऐसे कोई होम ऑफिस मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? ओके, देखिए जहां तक आपके बच्चे की बात है, बच्चे की एक्सटेंशन आप जब भी कराना चाहो, जब भी उसका स्टेटस कराना चाहो, आप करवा सकते हो। मेरा मशवरा हमेशा होता है किसी भी फैमिली मेंबर को इलीगल मत रखो यहाँ पे। सिंपल बात क्या है, किसी भी वक्त कोई नया कानून आ जाता है, कहीं पे भी कानून के अंदर अगर वो आपके पीछे नहीं आ रहे, आपके बच्चे को कुछ कह नहीं रहे हैं कि जिसका स्टेटस नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि वो कानूनी तौर पर ठीक है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर रहे। कल को अचानक वो फैसला कर लेते हैं कि जी जो लोग इलीगल हैं इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, हमने उनके खिलाफ एक्शन लेना है, तो आप मुश्किल में आ जाओगे ना। सो अगर आपको स्टेटस मिल गया है तो बच्चे के लिए भी फौरन अप्लाई कर लीजिए और उसको स्टेटस दिलवा दीजिए, ताकि आपकी 2.5 साल के बाद एक्सटेंशन आनी है, वो 2.5 साल आपका बच्चा लीगल रहे यहाँ पे। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की कि जी आपका डिसीजन 31 जुलाई का है, ये अक्सर हो जाता है होम ऑफिस की तरफ से कि जी डिसीजन उन्होंने 2 महीने पहले किया होता है, डेट वही डाली होती है, भेजते अब है। सो आपको अब आया है, 10 दिन का टाइम होता है उसमें, 10 वर्किंग डेज कहते हैं। वर्किंग डेज का मतलब होता है आपके वीकेंड्स, आपकी बैंक हॉलीडेज उसमें इंक्लूड नहीं होते। सो जब आपके 10 वर्किंग डेज गुजर जाते हैं और अगर आपको फिर भी कार्ड नहीं आया, तो जहां से आपको लेटर आया है वहीं पे वापस आप लिखते हैं और वहीं पे आप उनके साथ कांटेक्ट करते हैं कि जी मुझे अभी तक को आपके कोई बायोमेट्रिक कार्ड नहीं मिला, कोई स्टेटस नहीं मिला, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी वापस नहीं है। ओके, सो आपने उनसे राब्ता करना वहां पे। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम जी, ऑल द बेस्ट। ओके जी, यहाँ पे सिर्फ एक चीज और ऐड करता चलूं, ये इन्हीं के क्वेश्चन से रिलेटेड। आपके जब बायोमेट्रिक कार्ड्स आते हैं, यू ऑलवेज हैव टू चेक देम। उसको फौरन चेक करें, उस पर आपके नाम की स्पेलिंग ठीक है, उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ठीक है, बिकॉज अगर आपने 10 दिन के अंदर उनको वापस भेज दिया तो वो फ्री ऑफ चार्ज कर देंगे। अदरवाइज 10 दिन के बाद आपने भेजा तो वो आपको पैसे चार्ज करेंगे उसके। सो इसलिए बेहतर है कि अपनी डिटेल्स चेक कर लिया करें। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये मैंने पूछा, मेरे पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, हाँ, तो मैंने अपना लोन राइट ऑफ या वो जो मंथली पेमेंट मिनिमम होती है वो करा लूं, इससे मेरी एक्सटेंशन इफेक्ट तो नहीं होगी? नहीं जी, इससे आपकी एक्सटेंशन इफेक्ट नहीं होगी अगर आपने मंथली पेमेंट्स करा दी हैं। एक्सटेंशन इफेक्ट आपकी तब हो सकती है अगर आपके खिलाफ कोई कन्विक्शन होती है या आपकी कोई जजमेंट होती है आपके खिलाफ, उस पर भी आपका स्टेटस बंद नहीं कर देते, लेकिन आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। सो एज लॉन्ग एज आपका कोई लोन रहता है जो आपने पे नहीं किया और आप उनके साथ कोई इंस्टॉलमेंट प्लान कर लेते हैं, आपका कोई ना कोई अग्रीमेंट उनके साथ चल रहा होता है और कोई सीसीजे नहीं होती, देन देयर इज नो प्रॉब्लम जी। नहीं, मैं नेशनल डेट एडवाइस की बात कर रही हूँ, अभी मैंने कुछ किया हाँ, नहीं, वो मुझे आप वो जो advice नेशनल डेट आप एडवाइस की afford बात कर रही सकते हैं, हैं, आपकी इनकमिंग जो है वो कम है, आउटगोइंग ज्यादा है, ठीक। तो यू कांट अफोर्ड टू पे मंथली लोन्स की जो इंस्टॉलमेंट्स है वो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो यू हैव टू राइट ऑफ कराएं। तो वो जो आप वॉलंटरी क्या कहते हैं उसको, वो वॉलंटरी वाला जो चक्कर होता है वो कराने जा रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रही मैं वो क्या चीज कराऊं जिससे मेरा स्टेटस अफेक्ट ना हो। आपका स्टेटस इफेक्ट नहीं होगा जी इसके ऊपर, अगर आप उनके साथ कोई वॉलंटरी अरेंजमेंट कर लेते हैं या आप कहते हैं कि जी आपकी बैंक्रप्सी हो गई है ऑफ सम सॉर्ट, सो वो आप कर सकते हैं उनके साथ, उसमें कोई इशू नहीं है, आपके स्टेटस के ऊपर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरा मैंने पूछा था, मैं स्टूडेंट 2009 में आई थी, अभी 2019 आ गया, इन बिटवीन मुझे 2013 में स्टेटस मिला था 2.5 साल की एक्सटेंशन, असाइलम में रिफ्यूज हो गया था, आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने दिया था, तो मेरा 2009 से 19 क्योंकि मेरी भी एक्सटेंशन ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और है जी, उससे पहले मैं 10 साल की बेस पे इंडेफिनिट डाल सकती हूँ। वो 10 साल की बेस पे आप सिर्फ तब डाल सकते हैं अगर आपके 10 साल कंटिन्यूअसली लीगल गुजरे हैं जी। अगर बीच में कहीं आपका गैप आया हुआ है, 2009 से मेरा स्टूडेंट था, उसी के बीच में मैंने असाइलम डाल दिया ठीक, और
मतलब फिर रिफ्यूज हुआ यूरोपियन कोर्ट तक गया, मतलब उसके बीच में मुझे कोई ऐसा लेटर नहीं आया कि आप छोड़ के जाएंगे। नहीं जी, ऐसा लेटर नहीं आता आपको, या आपके पास स्टेटस होता है या नहीं। अगर आपकी उन्होंने असाइलम को रिफ्यूज कर दिया, असाइलम के बाद आपने अपील की, आपकी अपील भी डिसमिस हो गई, फिर आप उसको खींचते रहे, जुडिशियल रिव्यू में डाला, कोई यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस चलेगा, ये कर दिया वो कर दिया, फिर भी नहीं हुआ, फिर कोई नई एप्लीकेशन की, फिर उन्होंने आपको डिस्क्रेशन लीव बताकर वो अवॉर्ड कर दी, तो उसका मतलब है आपका गैप आ चुका है बीच में। अच्छा, गैप जी, नहीं बनता। मुझे लगता है कि आपका गैप आ चुका है बीच में। सो दूसरा मेरा मोस्ट बेटा प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर 10 इयर्स होगा, यहाँ बॉर्न हुआ है जी। उसकी मैं नेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकती हूँ? जी, नेशनलाइजेशन कुछ नहीं होती, नेचुरलाइजेशन होती है, और नेचुरलाइजेशन भी 18 साल से ऊपर वालों की होती है। जो बच्चे होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है एज अ ब्रिटिश नेशनल। जी बिल्कुल, मैं आपकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी ठीक कर दूं ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आपकी जब बच्चा 10 साल गुजार लेता है यहाँ पे, जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ उसने जब 10 साल यहाँ पे गुजार लिए, तो उसको आप रजिस्टर करा सकते हैं एज अ ब्रिटिश नेशनल। उसकी बेस पे फिर मैं अपना कर सकती हूँ या मेरा यही चलेगा? आपका तो अभी 2.5 साल की लीव मिल गई ना जी, आपकी 2.5 साल की लीव चल रही है जी। तो वो ये नहीं होता कि बच्चा अगर आपका ब्रिटिश हो जाएगा तो आपको एकदम ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाएगी या आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर बच्चा आपका ब्रिटिश है भी तो आपको 2.5 साल की लीव मिलेगी। अच्छा, बिजनेस वीजा का पूछा था, मेरी सिस्टर यहाँ बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर आना चाहती है। आपने सही सोचा कि एक कॉल करके सारा कुछ उस पर कर लो। हाँ अच्छा जी, नहीं माइंड करने की बात नहीं जी, इस जस्ट बहुत सारी कॉल्स आ रही होती है ना, तो एक कॉल के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाना थोड़ी ज्यादती हो जाती है, इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, कुछ छोटा सा सवाल है तो जरूर पूछ लीजिए। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। ओके चले, और जी अगली कॉल लेते हैं जी। मैं आपको हरगिज रोकना नहीं चाहता, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आपको रोकना नहीं चाहता, लेकिन ऑब्वियसली मैं चांस चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को मिले। जितने लोगों को मैं ज्यादा जवाब दे सकूंगा उतना अच्छा होगा, उतनी आपकी नॉलेज बेस बढ़ता है। लेकिन आपने कुछ बिजनेस वीजा के वगैरह के बारे में पूछना तो जरूर पूछिएगा जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैं मिसेस अली बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। मिसेस अली कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन फॉर द न्यू बेबी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बताइए आपने क्या पूछना? मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने फ्रेश क्लेम डाला था लास्ट ईयर अगस्त में। अच्छा, तो उसका अभी तक होम ऑफिस ने हमें जवाब नहीं दिया। ठीक। और अभी नवंबर में मेरा बच्चा हो जाएगा 7 साल का। ठीक। तो मैं फ्रेश क्लेम के लिए अपॉइंटमेंट लेती हूँ जब लिवरपूल से, तो वो मुझे अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रहे कि अभी आपका फ्रेश क्लेम आउटस्टैंडिंग है। जी बिल्कुल ठीक। तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? आपको अभी क्या करना चाहिए? चले खैर, मैं आपको जो चीज सजेस्ट करूंगा वो ये है, आपको एक तो अच्छी बात ये कि आपको इतनी देर से जवाब नहीं आया, वो इसलिए कि आपको जवाब आ जाता और आपको रिफ्यूज कर देते तो आपको कुछ ना कुछ और डालना पड़ना था। अब नवंबर का टाइम आ रहा है जब आपके बच्चे के 7 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उसी की बेस पे इंशाल्लाह आपको स्टेटस मिलना है। सो एक तो चीज आप ये कर सकते हैं कि आपको नेस सपोर्ट वगैरह मिल रही है? जी बिल्कुल। अच्छा चलें, अगर आपको नेस सपोर्ट मिल रही है तो क्या आपके लिए बेहतर नहीं होगा कि आप जाके उसको एप्लीकेशन उसके लिए कर दीजिए बच्चे की बेस पे? लेकिन हमारे पासपोर्ट वगैरह सब होम ऑफिस के पास डजंट मैटर जी, होम ऑफिस के पास ही है ना, तो आपकी एप्लीकेशन भी तो होम ऑफिस ही जानी है। सो दैट्स फाइन, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि आप ये फ्रेश क्लेम की जान अब छोड़ दीजिएगा, बिकॉज फ्रेश क्लेम के अंदर कोई पता नहीं होता कि कितने टाइम में उन्होंने फैसला करना है। ओके, उससे बहुत बेहतर जो चीज होती है जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ करता हूँ और जहां पे हमारा सिस्टम बहुत बेहतर चलता है, फ्रेश क्लेम ने आपको सिस्टम 7 साल तक पहुंचा दिया। ठीक, अब आपके जब 7 साल बच्चे के कंप्लीट हो जाते हैं तो आप एक लीव टू रिमेन एप्लीकेशन डालिए उसकी बजाय से कि आप फ्रेश क्लेम करें। लीव टू रिमेन एप्लीकेशन डालेंगे, आपको पता है कि अगर तो आप सेम डे सर्विस में जा रहे हैं, पूरी फीसें पे कर रहे हैं, तो आपको 24 घंटे में जवाब मिल जाता है और 24 घंटे में आपका स्टेटस आ जाता है। दूसरी सूरत यह है कि आप कहते हैं कि नहीं जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते फीसें वगैरह सारा कुछ, तो आपको फिर सेम डे सर्विस भी नहीं मिलेगी। जब वो नहीं होता तो फिर आपकी एप्लीकेशन जाती है बाय पोस्ट, आपको एग्जाम्पशन भी मिल जाएगी अपनी नेस सपोर्ट की वजह से। सो बाय पोस्ट आपकी एप्लीकेशन जाती है, 3 से 4 महीने में आपको जवाब आ जाएगा जहां पे आपको इंशाल्लाह स्टेटस मिल जाएगा। वो बहुत बेहतर है बजाय से कि आप फ्रेश क्लेम की तरफ जाइए। तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप नई एप्लीकेशन डाल दीजिएगा। सही, तो ये जो अभी पड़ा हुआ है इसका क्या करें? इसको भी हम छोड़ दें? जी उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको चलने दें, उसको इंतजार में रहने दें, जिस तरह से भी चल रहा है वो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप जब एप्लीकेशन डालना चाहें तो आप डाल सकती हैं। ओके, तो जैसे 7 साल हो हमने ये एप्लीकेशन डाल दी। एब्सोल्युटली जी, मैं तो ये समझता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज।
अच्छा जी, ये जो 7 साल वाली बात अभी मैंने डिस्कस की इनके साथ, ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं कि जी हमारा असाइलम क्लेम था, हमने फ्रेश क्लेम डाल दिया, पैसे बच जाएंगे, हमारा खर्चा नहीं होगा। और साथ ही रोज बहुत सारे सवाल ये भी आते हैं, मुझे बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आए होते हैं कि जी फ्रेश क्लेम डाले हुए बच्चे को 7 साल हो गए थे, हमें अप्रैल में हो गए थे, जनवरी में हो गए थे, तब से हमने एप्लीकेशन डाली हुई, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपने पैसे आप खर्च नहीं कर रहे एप्लीकेशन के लिए, लेकिन यहां पे मैं हमेशा वो एक बात कहता होता हूं, इसको ये सोचिए कि अगर आपको स्टेटस आज मिल जाता है और आप दिसंबर तक काम कर रहे हैं, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने आपके पास होंगे। उस 4 महीने में क्या आप इतने पैसे कमा सकते हैं कि आप ये फीसें पे कर देते हैं? क्योंकि अगर आप पैसे कमाना शुरू कर दें, आपको ट्रैवल अलाउ हो जाए, आपको काम करना अलाउड हो जाए, तो आप वो पैसे बना लेंगे, बजाय इसके कि आप चुप करके इंतजार कर रहे हैं अंधेरे में बैठे हुए और बस इस उम्मीद पे कि अच्छा कभी स्टेटस आएगा, कभी स्टेटस आएगा। उससे बहुत बेहतर होता है कि आप डायरेक्टली अपना किसी तरह से टेढ़े मेढ़े होकर अपनी एप्लीकेशन करें, अपना स्टेटस लें, ताकि आपकी जिंदगी आगे चलनी शुरू हो। अगला सवाल लेते हैं जी। जी हेलो हेलो सर जी, या तो मुझे फोन पे सुन लें या फेसबुक पे सुन लें। जी हेलो, वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने असाइलम किया था 2016 में, ठीक, वो रिफ्यूज हो गया था, फिर कोर्ट में भी गया था, कोर्ट से रिफ्यूज हो गया, लेकिन अपील दिया था, लेकिन मेरे वकील ने अपील नहीं की। अच्छा, तो अभी तक चल रहा है ऐसे ही काम। तो अभी जो है नेक्स्ट ईयर एंड ऑफ ईयर 7 साल हो जाएंगे मेरे बच्चे को इधर पैदा हो गए। ठीक, तो नेक्स्ट ईयर के एंड ऑफ द ईयर, दिस ईयर? एंड ऑफ ईयर दिस ईयर। अच्छा, सो दिसंबर में उसको 7 साल हो जाएंगे। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ये कमाल का सवाल होता है, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वाला। अच्छा ठीक, और क्या पूछना है आपने? तो इसके लिए आपसे आपके अपॉइंटमेंट के लिए आपके ऑफिस में राब्ता करना पड़ता है या? सर ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट आप कैसे लेते हैं, कहीं राब्ता तो करेंगे ना उसके लिए। सो अगर आपने मेरे से काम करवाना है, मोस्ट वेलकम। आप ये जो नंबर जिस पे आप अभी कॉल कर रहे हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक करवा के अपॉइंटमेंट सेटअप कर दूंगा, आके मिल लीजिएगा। फिर आपके केस मैं ले लूंगा, अगर आपका मैं केस ले लेता हूं, आप हैंड ओवर कर देते हैं, आपका क्लाइंट केयर लेटर बनेगा, क्लाइंट केयर लेटर के साथ मैं आपको सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा, तो उसके अंदर फिर आपको पता होगा कि हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लेके चलना है। ठीक है जनाब, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके अंदर ये जो चीज होती है ना कि जी मुझे डॉक्यूमेंट्स बता दें, डॉक्यूमेंट्स हर एक को पता है जनरली क्या होते हैं, स्कूल के लेटर्स होते हैं, आपके बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन, उनकी फोटोग्राफ्स, ये वो सारा कुछ। लेकिन आपके केस से रिलेटेड सही चीज क्या होगी, वो जब आपका केस डील किया जाता है तभी मैं आपको बताऊंगा ना। कई बच्चे होते हैं उनकी कोई खास कोई टैलेंट्स होते हैं, कई बच्चे होते हैं वो उनकी कोई खास नीड्स होती हैं, ये सारी चीजें देखते हुए आपकी केस को रिलेट करके उसके मुताबिक मैं बताता हूं फिर कि आपको किस चीज की जरूरत है। ये जनरल सवालों के ऊपर मत जाया करें, ठीक है? नो प्रॉब्लम सर, आपके भले की बात कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग ये चीज करते हैं कि अच्छा इधर से सुना, उधर से सुना, थोड़ी सी ये 2 जमा 2 4 इधर से किया तो 2 जमा 2 वहां से किया, जाके वो करते कराते खिचड़ी बना के और फिर खुद कर देते जाके, उसके अंदर आपकी चीजें मिस हो जाती हैं। अभी जिस तरह आपने शायद सुना ही होगा, अभी शुरू में किसी ने एक सवाल पूछा कि जी मेरा वकील कहता है कि आप जुडिशियल रिव्यू के साथ लीव टू रिमेन एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। अब ये बात बिल्कुल गलत है, आप डाल सकते हैं दोनों एप्लीकेशन। जब आप दोनों एप्लीकेशन डाल सकते हैं तो आप अगर इंतजार करते रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे ना। सो इसलिए जरूरी होता है कि एक बंदा पकड़ें, एक वकील को ट्रस्ट करें, उसको जब आप ट्रस्ट करें तो 100% ट्रस्ट करें। ठीक है ना जनाब? सो आपने मेरे पास आना है, यू मोस्ट वेलकम। सिर्फ मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक करा दूंगा। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज़ जी। ओके जी, ओके जी, अगला सवाल लेते हैं। मुझे पता है बहुत सारे मिस कॉल्स हैं मेरे फ़ोन के ऊपर जो मुझे इस वक्त नज़र आ रही हैं। मैं नॉर्मली जो चीज़ करता होता हूँ, जब भी मैं कानून और आप वाला सेशन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक टेक्स्ट मैसेज भिजवा दूंगा। ठीक है जी। सो जितने कॉल्स जिनकी मिस हुई हैं, तो आप अगर कोई छोटा सा सवाल है तो 1 लाइन का सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि अगर आपने केस मेरे साथ हैंडल करवाना है तो मैं उसको भी डील कर सकता हूँ। अगली कॉल लेते हैं जी। ओके जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर बात कर रहा हूँ जी, फोक्सन कैंट से। जी आमिर साहब। सर जी एक 2 सवाल है मेरे। बताइए। मेरा शादी हुई थी मेरी, और मैंने अप्लाई किया था 3 साल के बाद का वो रिटर्न राइट के लिए। ठीक। तो वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, राइट, कोर्ट में। तो
फिर मैंने वो तो चल रहा था, तो मैंने EU सेटलमेंट के लिए फिर डाल दिया जी। तो उसका अभी 4 महीने हो गए, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने वो सर्टिफिकेट एप्लीकेशन सेंड किया है, बायोमेट्रिक मैंने हो गए थे, तो अभी कुछ आया नहीं। तो मैंने कहा आप इस बारे में अगर कुछ थोड़ा बहुत बता दें। सर मेरा इस बारे में थोड़ा बहुत बताने का कुछ भी नहीं है। आपकी एप्लीकेशन गई हुई है, अभी आपके 4 महीने हुए हैं, होम ऑफिस कहता है कि जी 6 मंथ्स तक हमारा टाइम लग सकता है उसके ऊपर। सो अभी तो बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन भी आ चुका है, आपको पता है आपकी एप्लीकेशन अंडर कंसिडरेशन है, एप्लीकेशन वैलिड है, सबमिट हो चुकी है, एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है। तो अब तो आपके वो टाइम का इंतजार है ना कि कितना टाइम उन्होंने लगाना है उसके ऊपर। सो अभी जवाब का इंतजार कीजिए। अभी कोई ऐसी इनऑर्डिनेट डिले नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ ना कि जी साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया कि आप कहें कि जी मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जवाब नहीं दे रहे हो। ऐसी तो बात अभी नहीं हुई है। जी 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 ठीक है, सो अभी आपको इंतजार ही करना होगा। अच्छा जी, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। अगला सवाल लेते हैं जी। अगर अगली कोई कॉल अभी चल रही है। अच्छा 10:55 हो गया है, मेरा ख्याल है 10:15 बजे ही मैंने शुरू किया था। चलें 5 मिनट और लगाते हैं जी, उसके बाद मुझे फिर कुछ काम करना होगा। अगली कॉल आ गई है जी। हेलो जी, वालेकुम सर। आबिद बात कर रहा हूँ, आपसे मुलाकात की हुई थी पहले एक दफा। अच्छा जी। सर एक क्वेश्चन पूछना था। मैं EU फैमिली मेंबर के साथ रह रहा था, वाइफ के साथ। अच्छा तो अनफॉर्चुनेटली गड़बड़ हो गई और फिर डिवोर्स डाल दिया हमने। अच्छा तो अभी तक डिवोर्स चल रही है। अगर नंबर 1 क्वेश्चन ये कि डिवोर्स के दौरान मैं ट्रेवल कर सकता हूँ पाकिस्तान को? जी, आप ट्रैवल कभी भी करना चाहें कर सकते हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ मसला आपको होता है जब आपकी वापस एंट्री होती है। जब आप आते हैं एयरपोर्ट पे तो आपसे पूछेंगे कि आपके पास EEA नेशनल का डिपेंडेंट का वीज़ा है, क्या आपका रिलेशन अभी भी चल रहा है। अगर आप उनको कहते हैं कि जी मेरा रिलेशन चल रहा है तो आप झूठ बोल रहे हैं। वो अगर कहते हैं कि जी मैंने फिर आपके पार्टनर से बात करनी है, आपकी वाइफ से बात करनी है और आप बात नहीं करा सकते, तब आपका झूठ पकड़ा जाता है। अगर आप उनको झूठ नहीं बताते, सच बताते हैं, तो यू शुड बी रेडी विद ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आप उनको दिखा सकें कि हमने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है और मैंने रिटेंशन ऑफ राइट्स के लिए अप्लाई करना है या जिस भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, ताकि वो आपका वीजा कर्टेल किए बगैर आपको एंट्री वापस दे दें यहाँ पे। तो सर उसमें वो एंट्री लीगली मैं एंट्री कर सकता हूँ? जब मैं उन्हें, अगर उन्होंने पूछा कि वाइफ किधर है या जो भी सच पूछा मैं सच बता दूं तो एंट्री लीगली मैं कर सकता हूँ? जी करना, मतलब अगर आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है। देखिए सिंपल बात क्या है जी, आपको जो चीज समझनी है, कॉमन सेंस से आप इसको फॉलो कीजिए तो आपको फौरन जवाब मिल जाएगा। कॉमन सेंस क्या कहती है? आपका जो स्टेटस है दैट इज बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप, राइट? अगर आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया तो स्टेटस भी खत्म हो गया। अब जब आप आ रहे हैं वापस और आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास कोई और रास्ता है या मेरे कोई और रीजन है जिसके वजह से मुझे स्टेटस मिलना चाहिए, तो वो रीजन आपको वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर को प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर आप वो प्रूव नहीं कर सकते तो ऑफ कोर्स वो आपसे कहेंगे जी रिलेशनशिप आपका खत्म हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, अब आपका वो स्टेटस नहीं चल रहा, देयरफॉर वी कैन नॉट अलाउ यू एंट्री। समझ गया सर। और दूसरा इसी में दूसरा सवाल ये कि अगर डिवोर्स कैंसिल हो जाती है जी, तो फिर मतलब 5 साल हो जाते हैं, फिर डिवोर्स कैंसिल हो जाती है क्या मतलब? मैं ये नहीं समझा, डिवोर्स कैंसिल होने का क्या मतलब है? जी, अभी डिवोर्स चल रही है, किसी एक पार्टनर मतलब एक दोबारा अगर पार्टनर कह लें कि हम डिवोर्स कैंसिल करना चाहते हैं, हम दोबारा, अच्छा यानी आप लोग सुलह सफाई हो जाती है आपकी? जी जी, सुलह सफाई हो जाती है और फिर 5 साल गुजारते हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि डिवोर्स हुई थी तो आप सेपरेट रह रहे थे और ये वो तो वेल सिंपल बात है जी, डिवोर्स सिर्फ तब डिवोर्स बनती है जब वो वैलिड हो। डिवोर्स वैलिड कब होती है? पिटिशन डालने से नहीं होती। डिवोर्स वैलिड होती है डिग्री एब्सोल्यूट से। जी जी, ठीक है, सो टिल सच टाइम जो कि आपकी डिग्री एब्सोल्यूट इश्यू नहीं हुई, यू रिमेन मैरिड। सो जब आप 5 साल कंप्लीट करते हैं तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिखना है दैट यू आर मैरिड, दैट यू हैव रिमेन्ड मैरिड थ्रू आउट। हाँ, बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, वो किस घर में नहीं होते। आप बता सकते हैं कि जी हाँ उतार चढ़ाव आए थे, बीच में हुआ था, वी वेंट टू अ पॉइंट जहां पे हमने पिटिशन फाइल कर दी एंड देन वी रियलाइज कि दैट्स द रॉन्ग थिंग टू डू एंड दैट्स व्हाई वी विथड्रू इट। नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं आपसे आके मिलूंगा, अभी पहले भी मिला था तो जी, हेल्प हुई थी मुझे। अच्छा चलो, आई एम ग्रेटफुल। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, यू वेलकम जी, खुदा हाफिज।
ओके डियर फ्रेंड्स, 10:59 हो गए, एक कॉल और लूंगा, उसके बाद फिर मैं इसको बंद करता हूं। सो अब जो भी नेक्स्ट कॉल आएगी दैट विल हैव टू बी माय लास्ट कॉल, बिकॉज अब दफ्तर वाले भी बार बार दरवाजा खोल के देख रहे हैं कि ये बंदा क्यों अपने आपस में अकेले बैठा बातें कर रहा है। सो जी हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बस कह रही है आपकी आवाज बड़ा कम आ रही है, बड़ा शोर भी है, सो प्लीज जरा बताइए क्या कह रहे हैं आप। मैंने अपनी फाइल लगाई है उससे 1.5 साल पहले, बेबी मेरा बेटी FLRFP। अच्छा, तो मैं इधर ओवरस्टे था जी स्टूडेंट था, उसके बाद ओवरस्टे हो गया और उसके बाद गाइडलाइन जब प्रेग्नेंट थी 5 मंथ की थी प्रेग्नेंट, तो उसी वक्त मैंने फाइल लगा दी थी। तो फाइल को अभी 1.5 साल हो गया उधर। 1.5 साल हो गया जी। अच्छा, जवाब नहीं आया, उन को रिमाइंडर ही भेजा था, उन्होंने बोला भी अभी आपने एप्लीकेशन पेड एप्लीकेशन की है, कोई असाइलम वाली एप्लीकेशन फर्दर रिप्रेजेंटेशन की हुई है? नहीं FLRFP की है। FLRFP की है, पेमेंट्स वगैरह की हुई है, आपको उससे एक्नॉलेजमेंट आई हुई है, आपको पता है आपकी एप्लीकेशन चल रही है? भाई ब्रिटिश नेशनल बेबी और आपका रिलेशनशिप चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक है आप उसको सेम डे सर्विस में क्यों नहीं ले जाते? जो वकील है उसने पहले दिन को बताया कि पहले ही फाइल लगा दी जब बेबी बोर्न नहीं हुआ था। अच्छा, बेबी बोर्न नहीं हुआ था उस वक्त, तो फिर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन तो आपका ब्रिटिश नेशनल बच्चा नहीं था ना? नहीं था वो। हाँ अच्छा चलें ठीक है, मुझे जरा कुछ रास्ता कोई डिफरेंट नजर आ रहा है आपके लिए। अच्छा चलो, अब आप मुझे पूछें आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं फीस पे कर दूंगा 800 पाउंड जो फीस की है। हाँ, बाकी जो फीस है मेरी वो तो पेड ही है ऑलरेडी, तो ऐसे पॉसिबल है मैं सेम डे ले सकता हूँ? भाई आई विश इतना सिंपल होता तो बहुत अच्छा था। मसला क्या है कि ये वाली चीज़ की आपकी एप्लीकेशन पहले से चल रही है, आप 800 पाउंड और दे दें और जाके आपका सेम डे सर्विस में हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको एप्लीकेशन दोबारा करनी पड़ती है, उसकी दोबारा फीस देनी पड़ती है। ऑब्वियसली आपकी इमिग्रेशन हेल्थ सर्च है तो वापस आ जाता है, लेकिन अभी आपको नई एप्लीकेशन करने के लिए सारी फीसें देनी पड़ेंगी दोबारा। ओके चलें, आपने और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन इस पे लेनी हो तो मुझे ज़रूर टेक्स्ट कर दीजिएगा या मुझसे मिल लीजिएगा या बात कर लीजिएगा, मैं फिर आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, बजाय इसके इंतज़ार करते रहो, अपनी एप्लीकेशन डालो, स्टेटस पकड़ो अपना। ओके चले, ओके जी, ऑल द बेस्ट जी। बिल्कुल सेम डे में लोगों के हो रहे हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट से काम हुए, सो इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से इतने वसूख से बात कर रहा हूँ। ओके चल, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर लिसनिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सवालों का भी। बहुत सारी मिस्ड कॉल्स हैं इसके पर, अभी मुझे 80 मिस्ड कॉल्स नजर आ रही हैं। सो जितने कॉल्स मैं नहीं ले सका, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबको मैं टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा हमारी डिटेल्स के साथ। अगर आप रब्ता करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल क्लियरली कहता चलूं, इससे पहले कि लोग मुझे फिर बुरा भला बाद में कहें, मैं कंसल्टेशन फी चार्ज करता हूं जी, 60 पाउंड चार्ज करता हूं अपनी कंसल्टेशन का। आपका मेरा कोई सेट टाइम नहीं होता, किसी को 10 मिनट लगते हैं जो उनकी केस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी को आधा घंटा लगता है जो उनके केस की रिक्वायरमेंट होती है। सो आपको जो टाइम चाहिए वो आपको टाइम मिलेगा मेरे साथ। लेकिन इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 मिनट अगर मैं आपके साथ लगा लेता हूं आपके केस को डिस्कस करते हुए, तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता हूं आपके लिए। अगला हफ्ता मेरा पूरा ऑफिस में है, सिवाय मंडे के। मंडे में कोर्ट में हूं, बट शायद कोर्ट में हूं, आई माइट बी मिस्टेकन अबाउट दैट, बट एनीवे कहने का मकसद ये कि उससे अगला हफ्ता जो आ रहा है, मेरे 5 में से 4 दिन कोर्ट में है। सो अगर आप मिलना चाहते हैं, कोई अपॉइंटमेंट्स करना चाहते हैं, तो अगला हफ्ता आपके पास होगा, यानी मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक, जहां पे मैं आपसे मिल सकता हूं और आपसे बात कर सकता हूं। अदरवाइज उससे अगला हफ्ता जो होगा मैं अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज पूरे सारी कोर्ट हियरिंग्स चल रही हैं, कुछ बर्मिंघम में है, कोई मैनचेस्टर में है, कोई टेलर हाउस में है। सो आई एम वेरी वेरी बिजी उसके बाद। इसलिए अगर आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुझे इसी नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिएगा या हमारे दूसरे नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिएगा या हमें ऑफिस में कॉल कर लीजिएगा, एंड इंशाल्लाह वी विल बी अवेलेबल फॉर यू। मेरा अब ये फेसबुक लाइव सेशन अब खत्म हो गया है, मैं अभी और कॉल्स नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज अब कुछ काम करने का टाइम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दोबारा बात करेंगे बहुत जल्दी।